एक आदमी अचानक जागता है और खुद को एक अजीब क्यूब जैसे कमरे में पाता है। कमरे की हर दीवार पर छोटे छोटे दरवाजे बने थे जो और कमरों में जाते थे। आदमी थोड़ा कंफ्यूज्ड था। उसने एक दरवाजा खोला और अंदर चला गया। वो कमरा लाल रंग का था। जैसे ही उसने पैर रखा, चारों तरफ से दीवारों से स्क्वायर वाले स्पाइक्स निकल आए और उसके शरीर का एक हिस्सा काट दिया। फिर सीन बदलता है और हम एक और कमरे में आते हैं। वहाँ 3 लोग थे, युइची गोटो, शिंजी ओची और एक छोटा लड़का चिहारू उनो। सबको याद नहीं था कि वो यहाँ कैसे पहुँचे और उनके पास अपना सामान भी नहीं था। तभी एक और आदमी हिरोशी ईदे आता है। वो पहले अपना जूता कमरे में फेंकता है और फिर अंदर आता है। थोड़ी देर बाद एक और लड़की भी मिलती है, असाको काई। तभी ऊपर वाले दरवाजे से पहला मरा हुआ आदमी उनके ऊपर गिर जाता है। सब बहुत डर जाते हैं। शिंजी जल्दी से बाहर निकलना चाहता था और दूसरे कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन हिरोशी उसे रोक लेता है। हिरोशी पहले जूता अंदर फेंककर टेस्ट करता है। जूता जाते ही जलकर खत्म हो जाता है। वो सबको समझाता है कि हर कमरे में कोई ना कोई ट्रैप हो सकता है और उसे चेक करना जरूरी है। अब सब एक एक करके कमरों से गुजरने लगते हैं। हर बार वो जूते फेंककर ट्रैप चेक करते थे। इस बीच शिंजी बार बार सवाल पूछता था, लेकिन हिरोशी चिढ़कर उसे चुप रहने को कहता है। आगे उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है, काजुमासा आंडो। वो खुद को कंपनी एग्जीक्यूटिव बताता है। पहले उसे लगता है ये सब लोग उसे रेस्क्यू करने आए हैं, लेकिन जब सब बताते हैं कि वो भी फंसे हुए हैं, तो उसका भी मन टूट जाता है। अब ये 6 लोग साथ साथ अगले कमरों में जाने लगते हैं। हर दरवाजे पर उन्हें 3 नंबर वाली प्लेट्स दिखती है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि ये नंबर्स का मतलब क्या है। एक बार युइची को कहा जाता है कि वो पहले ट्रैप चेक करे। युइची जूता फेंककर तुरंत निकाल लेता है और कहता है कि रूम सेफ है। सब अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद होता है, लाइट चली जाती है और ऊपर से एक बड़ा फैन नीचे आने लगता है, जिसके शार्प ब्लेड्स सीधे उनकी तरफ घूम रहे थे। कमरा असली ट्रैप वाला निकलता है। ऊपर से फैन के ब्लेड्स धीरे धीरे नीचे आ रहे थे, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुलता था। बस नीचे वाला डोर बचता है। युइची डर से डोर पर ही जम जाता है। हिरोशी गुस्से में उसे धक्का देकर हटाता है और सबको जल्दी बाहर निकाल देता है। ब्लेड्स बस सिर तक पहुंचने ही वाले थे कि वो सब किसी तरह बच जाते हैं। बाहर आते ही हिरोशी युइची पर बहुत गुस्सा निकालता है। थोड़ी देर सब आराम करते हैं। इसी बीच छोटा चिहारू, जिसने रूम्स के बीच लिखे नंबर्स याद कर लिए थे, अपना शर्ट का बटन निकालकर फ्लोर पर लिखना शुरू करता है। वो कैलकुलेशन करता है और समझाता है कि जिन कमरों के नंबर्स प्राइम हैं, वही ट्रैप वाले रूम्स होते हैं। थ्योरी सही है या नहीं, ये चेक करने के लिए युइची खुद रिस्क लेता है। वो एक ऐसा हैच चुनता है जिसमें सिर्फ इवन नंबर्स थे और कूद जाता है। कमरा नॉर्मल निकलता है, जिससे चिहारू की बात सही साबित हो जाती है। अब सब लोग इसी फॉर्मूला से रूम्स चुनकर आगे बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ ट्रैप वाले रूम्स ही थे। तब असाको सुझाव करती है कि वापस उसी रूम में चले जहां से आए थे, लेकिन वहां का डोर हमेशा के लिए लॉक हो चुका था। सब टेंशन में फंस जाते हैं। काजुमासा गुस्से में चिहारू को दोष देता है और कहता है कि उसकी थ्योरी बेकार है। तभी हिरोशी नोटिस करता है कि एक रूम का ट्रैप साउंड पर रिएक्ट करता है। वो सबको बोलता है कि अब बिना आवाज किए आगे निकलना होगा। सब क्यू बनाकर धीरे धीरे चलने लगते हैं, लेकिन गलती से शिंजी का बूट नीचे गिर जाता है और जोर से आवाज होती है और इलेक्ट्रिक लेजर बार्स रूम में फैल जाते हैं, लेकिन बाकी लोग उसे पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। उसकी टांग थोड़ी बर्न हो जाती है, फिर भी काजुमासा सबके सामने शिंजी पर बहुत गुस्सा करता है। इसके थोड़ी देर बाद चिहारू सबका ध्यान दीवार पर बने एक क्यूब के डायग्राम की तरफ खींचता है। दीवार पर बनी पिक्चर से सबको पता चलता है कि ये सारे रूम्स असल में एक बहुत बड़े क्यूब के अंदर बने थे और इन्हें किसी तरह एग्जिट रूम ढूंढना होगा। अचानक दीवार से जहरीली गैस निकलने लगती है। सब लोग जल्दी जल्दी बाहर भागते हैं। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि उस रूम के नंबर प्राइम नहीं थे।
फिर भी ट्रैप निकला। किसी को समझ नहीं आता था, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी नहीं था, बस आगे बढ़ना ही था। आगे बढ़कर वो फिर एक शॉकिंग चीज देखते हैं। जिस रूम में वो आते हैं वहाँ पहला मरा हुआ आदमी पड़ा था। इससे लगता था कि वो लोग गोल गोल घूम रहे थे, लेकिन शिंजी कहता है कि शायद रूम्स खुद ही मूव कर रहे हैं। हिरोशी कहता है कि अब चाहे जो हो चलना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं था। चलते चलते युइची उससे पूछता है कि बाहर कोई उसका इंतजार कर रहा है क्या। हिरोशी बताता है कि उसकी वाइफ बाहर थी और वो चाहे जैसा भी हो वापस उसके पास जाएगा। कुछ समय बाद क्यूब अचानक हिलने लगता है। इसी झटके में चिहारू एक ट्रैप वाले रूम में गिर जाता है। वहाँ लेजर बीम्स टारगेट बनाकर शूट कर रहे थे। युइची तुरंत उसे बचाने कूद जाता है। दोनों किसी तरह कई बीम्स से बचते रहते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते थे। तब हिरोशी भी कूदकर उन्हें बचाता है और दोनों को बाहर खींच लेता है, लेकिन खुद को नहीं बचा पाता और उसकी जान चली जाती थी। सबके चेहरे पर गहरा सैडनेस था। हिरोशी के जाने का दुख सबको था। उसी बीच युइची नंबर्स पर ध्यान देता है और कैलकुलेशन करता है। उसे समझ आता है कि ये नंबर्स असल में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे, जिनसे क्यूब के एज तक पहुंचा जा सकता था। वो सबको बताता है कि अगर वो वाई एक्सिस में 4 और रूम्स पार करे तो क्यूब की बाउंड्री तक पहुंच सकते थे। अब सब उसके हिसाब से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो एक रूम में रुकते हैं और आराम करते हैं। उसी समय काजुमासा बोलता है कि शायद ये सब उसके पापों की सजा थी। वो मानता है कि उसने अपने लाइफ में बहुत लोगों को धोखा दिया था और शायद अब वही पनिशमेंट उसे मिल रहा था। अचानक कमरे की जमीन से मेटल बार्स ऊपर उठ जाती थी और पूरा कमरा 2 हिस्सों में बंट जाता था। इस वजह से काजुमासा और शिंजी अलग हो जाते थे और युइची, चिहारू और असाको दूसरी तरफ रह जाते थे। खुद एग्जिट ढूंढने निकल जाते थे। युइची, चिहारू और असाको अपनी जर्नी आगे बढ़ाते थे। रास्ते में उन्हें एक रूम मिलता था जहां एक बड़ी स्क्रीन जलती थी। उस पर युइची का पेनफुल पास्ट दिखता था। उसमें उसका छोटा भाई हिरोटो बिल्डिंग की लेज पर खड़ा था। उसके पिता ने उस पर बहुत मारपीट की थी, जिससे वो टूट चुका था। युइची उसे समझाता था कि सह लो, लेकिन सपोर्ट नहीं करता था। थककर हिरोटो कूद जाता था और अपनी जान ले लेता था। ये याद देखकर युइची का दिल टूट जाता था। उसे बहुत गिल्ट होता था कि उसने अपने भाई को बचाया क्यों नहीं। वो रोता था और कसम खाता था कि अब वो अपनी गलती नहीं दोहराएगा और किसी भी हालत में असाको और चिहारू को बचाएगा। दूसरी तरफ काजुमासा बार बार शिंजी को ताने देता था और यंग जनरेशन को नीचा दिखाता था। ये सुनकर शिंजी को गुस्सा आता था। मौका पाकर जब काजुमासा नीचे वाले हैच को देख रहा था तो शिंजी उसके सिर पर डोर मार देता था और उसी वक्त उसे मार डालता था। उधर युइची के साथ चिहारू भी परेशान था। वो उसे कावर्ड कहता था कि उसने अपने भाई को बचाया नहीं। वो अपनी कहानी हिरोतो से जोड़ता था और बहुत उदास हो जाता था। गुस्से और दुख में वो नीचे वाले हैच को खोलकर कूदने ही वाला था, लेकिन इस बार युइची समय पर उसे पकड़ लेता था। वो उसे गिरने नहीं देता था। उसी वक्त चिहारू के शरीर पर कई चोट के निशान दिखते थे, जिससे साफ था कि उसके साथ भी घर पर बुरा व्यवहार हुआ था। तभी असाको बताती थी कि वो लोग क्यूब के एज तक पहुंच चुके हैं, कि सारे रूम्स एक हॉलो शेल के अंदर थे और नीचे की तरफ एक ओपनिंग थी जो शायद एग्जिट थी। साथ ही उन्हें एक रूम भी दिखता था जो एलिवेटर की तरह मूव कर रहा था। सब मानते थे कि वही एलिवेटर उन्हें नीचे एग्जिट तक ले जाएगा। युइची कैलकुलेशन करता था और कोऑर्डिनेट्स निकालता था। फिर तीनों उस मूविंग क्यूब की तरफ बढ़ जाते थे। रास्ते में अचानक उन्हें खून से सना हुआ शिंजी मिलता था। पहले तो सब उसे देखकर खुश होते थे कि शायद अब मदद आसान हो जाएगी, लेकिन जब वो कहता था कि काजुमासा एक ट्रैप में मर गया, तब सबको शक होता था। फिर भी कोई कुछ नहीं बोलता और सब साथ साथ एग्जिट की तरफ बढ़ते रहते थे। थोड़ी देर बाद शिंजी सबको जबरदस्ती एक ट्रैप वाले रूम में ले जाता था। वहां वो साफ मान लेता था कि काजुमासा को उसी ने मारा था।
ये सुनकर सब डर जाते थे और भागने की कोशिश करते थे, लेकिन शिंजी यूइची पर हमला कर देता था। यूइची उससे पूछता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब शिंजी अपना दर्द बताता था कि वो पहले एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करता था, जहां बूढ़ा मालिक और कस्टमर उसे रोज डांटते थे। धीरे धीरे उसके अंदर लोगों के लिए नफरत भर गई थी। कजुमासा ने भी उसे ताने दिए थे, जिससे वो और पागल हो गया था। अब वो न खुद जीना चाहता था और न दूसरों को जीने देना चाहता था। इसी गुस्से में वो यूइची को गला दबाकर मारने लगता था और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर शिंजी से लड़ता था। लड़ाई के दौरान ट्रैप एक्टिवेट हो जाता था और शिंजी मारा जाता था। ट्रैप बाकी लोगों को भी खत्म करने वाला था, लेकिन यूइची जल्दी से असाको और चिहारू को बाहर धकेल देता था और खुद अंदर फंसकर कुर्बानी दे देता था। असाको और चिहारू किसी तरह एलिवेटर वाले रूम तक पहुंच जाते थे। वहां से नीचे बेस की तरफ जाने का रास्ता था। चिहारू बाहर निकल जाता था, लेकिन असाको रुकने का फैसला करती थी। वो कहती थी कि शायद और सर्वाइवर होंगे जिन्हें बचाना पड़ेगा। चिहारू अकेले एक लंबे पैसेज में चल देता था। आगे एक तेज रोशनी थी और उसका फ्यूचर अनजान रहता था। उधर यूइची अभी जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल। इसी बीच सबसे बड़ा राज खुलता था। असल में असाको इंसान नहीं थी, बल्कि एक एडवांस्ड साइबॉर्ग थी। वो शुरू से क्यूब के अंदर सर्वाइवर्स पर नजर रख रही थी। आखिरी सीन में असाको एक नए ग्रुप के पास पहुंचती थी और वही प्रोग्राम्ड लाइन दोहराती थी जो उसने पहली बार बोली थी, Who are you? Subscribe for more videos like this, turn on notifications, and leave a like to help the channel out. Thank you for watching.